हेलो एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियोस समझ में आई या नहीं। जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें बताएं, और जो नेक्स्ट चैप्टर आप चाहते हैं उसे भी बताएं। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स। एक ऐसा प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और नए सब्सटेंसेस बनाते हैं, और हम इसको फिजिकल मेथड से रिवर्स भी नहीं कर सकते, मतलब कि दोबारा से चेंज भी नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड्स होते हैं जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके, मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन या फिर इवापोरेशन। तो ये फिजिकल मेथड्स हैं। अब केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? किसी को मैं बोलूँ कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो तो चेंज तो बाद में देखने को मिलेगा, अभी मैं कैसे प्रूव करूँगी? तो केमिकल रिएक्शन के लिए 4 पॉइंट्स हैं। केमिकल रिएक्शन जब भी कहीं होगी तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी मैटर की। इट मीन्स कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, गैस, इन सब में चेंज हो जाएगा। चेंज इन कलर, सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है जब कोई सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन से जाता है। तो चेंज इन टेम्परेचर, सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अगर किसी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन हुई है तो सब्सटेंस का टेम्परेचर या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स कि या तो वो ठंडा हो जाएगा या फिर वो गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवोल्यूशन होना, इट मीन्स कि गैस वहाँ से रिलीज होगी, गैस निकलती हुई दिखाई देगी हमें। कई बार निकलती हुई नहीं भी दिखाई देगी तो हमें उसकी स्मेलिंग से पता चल जाएगा कि हाँ, वहाँ से गैस निकल रही है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। केमिकल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होती है? डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन हो जाना, हम फूड को सॉलिड फेज में खाते हैं और वो लिक्विड फेज में हो जाता है। रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं हम। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लग जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही जमना, और भी बहुत सारे प्रोसेस हमारी डेली लाइफ में जो ये शो करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो हमने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन लिखते टाइम हम 2 साइड्स बनाते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो केमिकल इक्वेशन के जो लेफ्ट साइड होता है वो रिएक्टेंट्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो राइट साइड होता है वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि रिएक्शन के बाद बनते हैं। तो reactants who take part in chemical reaction and products the substances which are formed in a chemical reaction। रिएक्टेंट्स वो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और प्रोडक्ट्स वो जो कि केमिकल रिएक्शन में बनते हैं, तैयार होते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में बर्न करें। एयर में मेनली कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा कोई सब्सटेंस बर्न नहीं हो पाएगा। तो हमने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, अब बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये हमारे रिएक्टेंट्स हुए, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो हमारा प्रोडक्ट हुआ। केमिकल इक्वेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, क्या है केमिकल इक्वेशन? A chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves uses of symbols of substances of reactant and product with mention of physical state. हम यहाँ पे जो भी reactants को use करेंगे या जो product हमारा बनेगा, जब हम उसको लिखेंगे तो हम वहाँ पे उसकी physical state लिखेंगे। It means कि वो solid है, liquid है या फिर गैस है। तो केमिकल रिएक्शन को जो लिखने का तरीका है वही केमिकल इक्वेशन है, सिंबल्स का यूज करके। सॉलिड को लिखने के लिए हम S लिखेंगे ब्रैकेट में, लिक्विड्स के लिए L, G, गैसेस के लिए NaQ कहने का मतलब है एक्वस। एक्वस मतलब पानी के साथ बना हुआ सॉल्यूशन, जहाँ पे सॉल्वेंट कौन है? पानी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल रिएक्शन का दिया हुआ
Mg मतलब कि मैग्नीशियम जो कि सॉलिड है, O2 मतलब कि ऑक्सीजन जो गैस है, और जब ये दोनों रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है। जो एशेस बनेंगे मतलब कि जो राख है वो सॉलिड है। लेकिन इसमें इस रिएक्शन में एक दिक्कत है, वो ये है कि ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड कहने का मतलब है कि इसके रिएक्टेंट्स के जगह पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ और हैं और प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल्स कुछ और हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे ऑक्सीजन, रिएक्टेंट के टाइम पे 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट्स में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, हमें पहले मॉलिक्यूल्स को जब हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि मैग्नीशियम जो है वो 1 है लेफ्ट साइड में, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो 2 है लेफ्ट साइड में, और जो राइट साइड में है ऑक्सीजन वो 1 है सिर्फ। तो इस तरीके से ये बैलेंस नहीं हो सकती थी। तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारा प्रोडक्ट था उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब हमें मैग्नीशियम भी 2 करने पड़े। तो मैग्नीशियम 2 एंड 2 ऑक्सीजन ये मिल करके क्या बनाएंगे, एक बैलेंस्ड इक्वेशन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कुछ हिंट्स हैं जिसमें कि आप इक्वेशन को बैलेंस करना सीख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ में समझाया हुआ है। सबसे पहले हमें कोफिशिएंट्स को एडजस्ट करना है। ये बात ध्यान रखनी है कि हमें कोफिशिएंट्स को एडजस्ट करना है, ना कि सबस्क्रिप्ट्स को। कोफिशिएंट्स क्या है, तो अगर आप इस पेज पर ध्यान दें तो जो भी रेड कलर से लिखा हुआ है वो कोफिशिएंट्स हैं, और जो नीचे बेस में नंबर्स लिखे हुए हैं वो सबस्क्रिप्ट्स हैं। तो मेक श्योर कि आप जब भी बैलेंस करें इक्वेशन को, और अगर आप नंबर्स चेंज करते हैं तो आप कोफिशिएंट्स के नंबर्स को चेंज करें, सबस्क्रिप्ट्स के नंबर्स को चेंज नहीं करा जाता है। जो भी अगर आपका इक्वेशन में आपको लगता है कि चेंज है नंबर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, तो आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं पहले। पॉली एटॉमिक आयंस कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड के साथ में है, तो इसको हम एक ही मान करके चलते हैं। अगर आप नोटिस करें, एग्जाम्पल की इक्वेशन है सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर हमने सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड एक साथ देखा जाएगा। इसके बाद अपनी इक्वेशन को चेक करना है कि बैलेंस हुई है या नहीं। एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम देखें, फर्स्ट है कि जिंक सल्फाइड था प्लस में ऑक्सीजन था। अब जब बना इक्वेशन कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर क्या आया, जिंक ऑक्साइड आया और सल्फर डाइऑक्साइड आया। तो हमें इसको बैलेंस करना था, क्योंकि ये अनबैलेंस था, जिंक तो बैलेंस था। बट अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट के पास सिर्फ 2 ऑक्सीजन थे, जबकि प्रोडक्ट में 3 ऑक्सीजन, तो हमें इसको बैलेंस करना था। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया कि जो हमारा जिंक ऑक्साइड था उसको हमने नंबर 2 कर दिया, क्योंकि वहां से हम ऑक्सीजन को बढ़ा सकते थे। अब ऑक्सीजन यहाँ से बढ़ तो गए, लेकिन यहाँ से क्या बढ़ा, जिंक भी बढ़ गया। इस जिंक को कंप्लीट करने के लिए हमने जिंक सल्फाइड के साथ भी क्या किया, 2 ऐड कर दिया। अब जब हमने यहाँ 2 ऐड किया तो दूसरी साइड मतलब कि प्रोडक्ट की साइड भी सल्फाइड जो बना, जो सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, उसके भी 2 हो गए मॉलिक्यूल्स। तो हमें क्या करना पड़ा, रिएक्टेंट में जो ऑक्साइड था, जो ऑक्सीजन था, वहाँ 3 ऐड करना पड़ा, ताकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर अब क्या हुआ, जिंक भी 2 है दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में। सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर भी 2 है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की साइड में, और ऑक्सीजन 3 2 6, जो 3 रेड वाला है और 2 बेस वाला, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 हो गया। अगर हम प्रोडक्ट की साइड देखें तो 2 जिंक के साथ है ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन जो है वो सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो टोटल 6 हो गए। तो दोनों साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हो गए, 6। तो अभी इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो लेड नाइट्रेट है, Pb मतलब लेड और नाइट्रेट के लिए NO3। अब लेड नाइट्रेट जो है, तो नाइट्रेट पूरा एक क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है, तो ये 2 है, प्लस में NaCl सोडियम क्लोराइड। इक्वेशन कंप्लीट जब हुई तो बना सोडियम नाइट्रेट और लेड क्लोराइड। बट यहाँ इक्वेशन बैलेंस नहीं है,
क्यों? क्योंकि जो नाइट्रेट है पहले 2 थे, अभी तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो हमें उसको क्या करना है, बैलेंस। तो अब नाइट्रेट को अगर हम बैलेंस करने की बात करें तो हमें प्रोडक्ट में भी क्या करना होगा, 2 ऐड करना होगा, क्योंकि हम कम तो कर नहीं सकते हैं। तो हमने प्रोडक्ट में ऐड करने के लिए क्या किया, सोडियम के आगे 2 ऐड कर दिया, तो अब क्या हो गया, सोडियम भी 2 हो गए। तो हमें दूसरी साइड, इट मीन्स कि रिएक्टेंट्स में भी जहाँ सोडियम है वहाँ पे क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। तो हमने वहाँ पे भी सोडियम को 2 किया, तो हमारी पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। लेड नाइट्रेट कंप्लीट बैलेंस है दोनों साइड में, और सोडियम क्लोराइड भी बैलेंस्ड है। तो ये इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका था। अब क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती ही क्यों है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी ना तो कोई नया मैटर अलग से बनेगा, ना ही कोई मैटर डिस्ट्रॉय होगा, वही मैटर सिर्फ चेंज हो जाता है, ये होता है। कोई मैटर अलग से डिस्ट्रॉय होकर के नया नहीं बनता है। तो जितने मॉलिक्यूल्स पहले थे उतने ही मॉलिक्यूल्स होने चाहिए बाद में भी, इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो दूसरा है, वो ये है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अब हम उन्हें पढ़ेंगे। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम बता रहा है कंबाइन होना। कंबाइन होना मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिल करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलेंगे और वो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि कोयला जब जलता है तो कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है और जो गैस निकलती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एलिमेंट्स हुए और दोनों ने मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टाइप के रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, नाम बता रहा है डीकम्पोज होना, इट मीन्स कि टूट जाना। जब कोई कंपाउंड टूट जाए 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। और ये 3 तरीके से होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट से, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, एंड फोटोलिसिस मतलब कि लाइट से, सनलाइट की हेल्प से। तो इस तरीके से डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब हम एग्जाम्पल्स के साथ में एक बार देख लेते हैं अपनी दोनों रिएक्शंस को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन अभी हमने पढ़ा जहाँ पर के 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े हुए थे पहले, बट अब वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो एक कंपाउंड टूट करके अलग अलग एलिमेंट्स में बन जाता है, तो उसको वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया हुआ है NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जब डीकम्पोज होगा सोडियम और क्लोरीन में चेंज हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड फेज में था, इसको हमने हीट किया, हीट करने के बाद एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 अलग अलग सब्सटेंसेस में चेंज हो गया, टूट गया। और कब टूटा, जब हमने इसे हीट एनर्जी दी। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और कैसी डीकम्पोजिशन है, हीट एनर्जी से होने वाली डीकम्पोजिशन है। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड, Ag का मतलब होता है सिल्वर। सिल्वर क्लोराइड था, इसको सन की प्रेजेंस में हमने रखा तो सनलाइट से इसका डीकम्पोजिशन हुआ और सिल्वर और क्लोराइड इसमें ये कन्वर्ट हो गया, तो ये लाइट एनर्जी से हुआ, तो इसीलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन है लाइट एनर्जी से। नेक्स्ट है वाटर।
वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे वाटर से तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग। चार्जेस के बेसिस पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। तो वो चार्जेस के बेसिस पे जब सेपरेशन होता है तो हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हुआ। तो ये 3 तरीके की डीकम्पोजिशन रिएक्शंस थी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी से होने वाली। तो यहाँ पे भी आपको दिया हुआ डीकम्पोजिशन के 3 तरीके, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड फोटोलिसिस। फोटोलिसिस मतलब कि सनलाइट से होने वाली डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको तीनों एग्जांपल्स आई थिंक अब समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमने 8th में भी पढ़ा था। डिस्प्लेस करने का मतलब होता है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है। कैसा एलिमेंट? जो ज्यादा रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है, उसी को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 तरीके के एग्जाम्पल्स दे के समझाया हुआ है। जिंक था, सॉलिड फेज में था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। तो जब एक साथ मिक्स होगा कॉपर सल्फेट और जिंक के सॉलिड्स तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जिंक ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। नेक्स्ट में है 2Al, Al मतलब एल्यूमिनियम, सॉलिड फेज में है, S लिखा हुआ है, और उसके साथ में है कॉपर सल्फेट एक्वस, मतलब कॉपर सल्फेट का क्या है? सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? कॉपर अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन में हो जाएगा। नेक्स्ट है आयरन एंड कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एंड आयरन के क्या है? कीले हो गए या कोई भी आयरन ग्रेन्यूल्स हो गए तो क्या हो जाएगा? कॉपर अलग एंड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में। इसी तरीके से लेड है और कॉपर क्लोराइड है, CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन था तो क्या होगा? जो क्लोराइड था वो लेड के साथ जुड़ जाएगा, लेड क्लोराइड हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी जहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट है। फर्क यहाँ पर इतना है कि यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, मतलब दोनों कंपाउंड्स अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया हुआ है सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, दोनों ही सॉल्यूशन फॉर्म में थे। सोडियम सल्फेट भी सॉल्यूशन था एंड बेरियम क्लोराइड भी सॉल्यूशन था। दोनों सॉल्यूशंस को हमने मिक्स किया। अब मिक्स करने के बाद क्या होगा? बेरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट बन करके, सॉलिड बन करके नीचे बैठ जाएगा और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के फॉर्म में एक्वस बन करके सॉल्यूशन फॉर्म में वहीं पर रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो सोडियम का जो सल्फेट था वो किसके साथ जुड़ गया? बेरियम के साथ, और बेरियम क्लोराइड का जो क्लोराइड था वो सोडियम के साथ। तो म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ था इसी वजह से। और किस बेसिस पे हुआ था? तो बेरियम के पास +2 का चार्ज होता है और सल्फेट के पास -2 का चार्ज। तो +2 के चार्ज ने -2 के चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। इसी तरीके से सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, तो प्लस चार्जेस ने नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लिया। तो ये म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ आयंस का, इसीलिए इसको क्या कहा गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट, it is an insoluble solid that emerges from a liquid solution। एक लिक्विड सॉल्यूशन में जो इनसॉल्युबल सॉलिड बच जाता है उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे कई बार हम चीनी घोलते हैं तो कुछ चीनी के पोर्शन नीचे बैठ जाते हैं, वो क्या होता है? उसके प्रेसिपिटेट। अब यहाँ पे कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और भी एग्जांपल्स हैं। पहले आपको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाया है यहाँ पे AB प्लस XY। अब AB में से A किसके साथ जुड़ जाएगा? हो सकता है वो Y के साथ जुड़ जाए या फिर वो X के साथ जुड़ जाए, और B जो है वो या तो X के साथ जुड़ जाए या Y के साथ। तो क्या बन जाएगा? AY प्लस XB। तो इस तरीके से जब रिएक्शंस होती हैं तो हम कहते हैं उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल
MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K मतलब पोटेशियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड। जब मिक्स होंगे दोनों तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट। इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड क्या बन जाएगा अलग और वाटर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट, Pb मतलब लेड और NO3 मतलब नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट में हमने पोटेशियम आयोडाइड, Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड, K से पोटेशियम, I से आयोडाइड, दोनों को मिक्स किया हमने, क्या हो जाएगा, लेड आयोडाइड एक साथ हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा। तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है किसी भी सब्सटेंस में तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा। जस्ट इसी का ऑपोजिट होता है कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो गया और ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो वो रिडक्शन हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एडिशन और रिमूवल पे डिपेंड करते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो उसको रेडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव भी हो रहा है, तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पर एंड हाइड्रोजन था, तो कॉपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक जगह से ऑक्सीजन निकला और दूसरी जगह ऐड हो गया, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब आयरन के साथ जो ऑक्साइड था, Fe का मतलब आयरन होता है, उसके साथ जो ऑक्साइड था, ऑक्सीजन था, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो एक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा और एक से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो इसीलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा गया। तो यहाँ एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताई हुई हैं जो हमारी डेली लाइफ में भी होती हैं और केमिस्ट्री लैब में भी होती हैं। लगभग 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हैं यहाँ पर। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके 3 पार्ट्स हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल कहने का मतलब है सनलाइट से होने वाली रिएक्शन। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के होने से होती है, और एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हमने यहाँ पर पढ़ी अभी, जो पांचों तरीके की आपको मैंने भी समझा दी हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, रेडॉक्स रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्या ऑक्सीडेशन हमारी डेली लाइफ में होता है? तो हाँ जी, ऑक्सीडेशन हमारी डेली लाइफ में होता है। मेन 2 टाइप्स ऑक्सीडेशन हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, एक होता है कोरोजन और एक होता है रेंसिडिटी। कोरोजन कहने का मतलब जंग लग जाना एंड रेंसिडिटी कहने का मतलब है जो हमारा ऑयल है या घी है उसका ऑक्सीडाइज हो जाना, जिसकी वजह से उसका टेस्ट खराब हो जाए। तो ये 2 टाइप के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमारी डेली लाइफ में होती हैं। तो कोरोजन समझाया हुआ, द नेचुरल प्रोसेस of converting refined metal into a more chemically stable form such as oxide, hydroxide or sulfide. It causes destruction of metals. तो यहाँ पिक्चर भी दी हुई है, जब कोई मेटेलिक सब्सटेंस स्पेशली आयरन की अगर हम बात करें तो जब वो ऑक्साइड हो जाता है, उस ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, जंग लग जाता है उस पर, और ये नेचुरली होता है। हमारे नेचर में जितनी भी ऑक्सीजन है मॉइस्चर के साथ हमारे मेटल से रिएक्ट करती है और उसको बहुत ही सॉफ्ट बना देती है, इसीलिए ये डिस्ट्रक्शन कॉज करता है मेटल्स को, मेटल्स इससे खराब हो जाते हैं। रेंसिडिटी, रेंसिडिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, लाइट और मॉइस्चर। जब भी एयर, लाइट या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं फैट्स या ऑयल्स,
तो वहां पर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस की वजह से ही जो ऑयल है वो रेंसिड हो जाता है। उस प्रोसेस को रेंसिडिफिकेशन कहा जाता है। तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो ऑयल है उसका टेस्ट और उसकी स्मेल दोनों चेंज हो जाती है। यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी आपको, फ्रेश ऑयल एकदम येलोइश दिखाई दे रहा है, गोल्डन, और जो रेंसिड ऑयल है वो ग्रे हो जाता है। तो ये जनरली हमें अपने खाने पीने की चीजों पे दिखता है, जैसे बूंदी है या फिर चिप्स है या नमकीन है, आपने उनको खुला रख दिया है तो कुछ दिनों बाद उनमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है और टेस्ट में भी वो कड़वे से हो जाता है, तो वो रेंसिडिटी होती है। अब केमिकल रिएक्शंस को हम उनके टेम्परेचर के बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर आप पिक्चर देखें यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा हीट निकल रही है, वहां से बाहर आ रही है। तो वहां पे कहने का मतलब यह है कि जो हमारा सब्सटेंस था वो पहले क्या था, गर्म था, और अब वहां से हीट बाहर निकल रही है, हॉटर देन सराउंडिंग, तो वो हीट को एमिट करना शुरू कर देगा। और नेक्स्ट में है एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, सब्सटेंस पहले ठंडा था और वो हीट लेना शुरू कर देता है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सो मतलब बाहर निकलना, एंडो मतलब एंटर करना। तो ये दो टाइप की रिएक्शंस हैं जो कि टेम्परेचर के बेसिस पे होती हैं।